तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब तक हम 11 वीडियो में देख चुके हैं यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहले हमने देखा पुर्तगीज़ आया। पुर्तगीज़ ने क्या क्या किया सारे डिटेल्स में हमने पढ़े। फिर उसके बाद डच आया, डच के बारे में हमने सारे डिटेल पढ़े। फिर उसके बाद इंग्लैंड आया, उसके बारे में सारी डिटेल्स अब तक ओवरव्यू हमने लिया। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में तो पूरा स्टोरी चलेगा अभी आगे। ठीक है, तो उसके बारे में जो थोड़ी चीज़ें, जो शुरुआती जो चीज़ें थी वो हमने पढ़ी। और फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसी आया, उसके बारे में भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। अब डेन्स के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे लास्ट में आया है। ठीक है, तो क्रम में सजाने के लिए आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना कि डेनिस सबसे लास्ट में आया था। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना खोला। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता था और डेन्स ने कलकत्ता के नज़दीक सोरामपुर में 1755 में एक व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यहाँ इनकी व्यापारिक गतिविधि का मुख्य केंद्र बना रहा। भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाओं जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा, 1854 में ब्रिटिश सरकार को भेज दी गई। ठीक है, तो डेनिस ज़्यादा एक्टिविटीज़ की नहीं रही, ये व्यापार भी किया और अपनी जो इनका जो ज़्यादा तवज्जो था ये इनका धर्म प्रचार के ऊपर ज़्यादा था। तो अब सवाल है कि ये संरचना तरीके है। अब 5 यूरोप के देशों ने हमारे देश में जो है व्यापार करने के इरादे से आया और फिर कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या करके बैठ गया। तो ये सब चीज़ें तो होती रही। तो अब थोड़ा हम देखेंगे कि यूरोपियों का संरचना क्या था, मतलब ढांचा क्या था जिसकी वजह से वो कामयाब होता चला गया। ठीक है, जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने, औपनिवेशिक का मतलब समझ रहे हो, मतलब किसी देश के को अपने चुंगल में फंसा लेना और वहाँ पर निवेश करना और फिर वो निवेश को क्या करना इस तरीके से कि उस निवेश को एक दोहन के रूप में इस्तेमाल करना। तो अंग्रेज़ क्या कर रहा था, इसी तरीके की तो चीज़ें चल रही थी। तो जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया तो भारत के से ले जाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बदले में देने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं था। ठीक है, तो वित्तीय की समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या से जूझना पड़ा। तो अब इन लोगों के पास सोने और चांदी की भी कमी थी और तीसरी बात यह है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं था कि जिसके बदले में ये लोग भारत के माल को जो है अदला बदली यानी फिर हेर फेर करके जो है ले सकते थे। तो 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से सोना और चांदी निकाल कर यूरोप को समृद्ध किया और इसका उपयोग जो है अब जो है ये सब चीज़ों के सामान खरीदने के, आयात करने के लिए जो है होने लगा। तो 1660 से लेकर के 1699 के बीच में निर्यातित सोना और चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 60-60% था और 1680 से 89 के मध्य 87 तक पहुंच गया, 87% तक। तो अंग्रेज़ों ने 1700 और 1750 के बीच 270 लाख रुपए कीमत की चांदी और 90 लाख की अन्य वस्तु भारत भेजी, मतलब व्यापार के लिए। लेकिन 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया और 1760 से 1809 के बीच 140 लाख रुपए मूल्य की निर्यात की गई, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्यात 485 लाख टन बढ़ गया। तो वाणिज्य विश्वास के अनुसार बुलियन सोने चांदी की ईंटें का निर्यात किसी देश की अर्थव्यवस्था और समृद्धि के लिए नुकसानदेह होता है। अतः इस दौरान यूरोपीय कंपनियां पूर्व की वस्तुओं के बदले दूसरी चीज़ों के विकल्प ढूंढ रही थी। तो अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके उन्होंने इस समस्या का आंशिक समाधान खोजा। यूरोपीय व्यापार मसालों के द्वीप से लौंग और जापान से तांबा और भारत से चीन तक पहुंचाते थे और भारतीय सूती वस्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया और फारसी कालीन भारत पहुंचाते थे और इस तरह भारत से आयातित माल के कुछ मूल्य चुकाते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही अंग्रेज व्यापार घाटे का संपूर्ण समाधान तभी प्राप्त कर पाए जब अंग्रेजों ने बंगाल से रास्ता वसूलना किया और चीन को अफीम का निर्यात करने लगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाए गए वस्तुओं को यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप, मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री से भारी मुनाफा कमाते थे। यूरोपीय शक्ति ने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बीच एक त्रिकोणीय व्यापार का आरंभ किया और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ अमेरिका के बागानों के लिए दासों की नियुक्ति करती थी और ये दास अफ्रीका के पश्चिमी तट से ले जाए जाते थे। इस पृष्ठभूमि में पूरब के साथ व्यापार आगे बढ़ा। आरंभ से यूरोपीय बाजार में मसालों की मांग अत्यधिक थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार करने पर उत्कर्ष था। हालांकि 17वीं शताब्दी का अंत होते होते व्यापार में दूसरी वस्तुओं को भी महत्व बढ़ा और मसाले के स्थान पर कपड़ा, रेशम, सोना महत्व तेजी से बढ़ा।
17वीं शताब्दी के दूसरे दशक से अंग्रेज और डच कंपनियां भारत में वस्त्रों की मांग बढ़ गई और एशिया के दूसरे में भारतीय कपड़ों की मांग बहुत थी और इसका उपयोग विनिमय वस्तु के रूप में किया जाता था। भारतीय कपड़े विविधता, उत्कृष्टता, प्रकार, डिजाइन के लिए प्रसिद्ध था। उदाहरण जैसे गुजरात, कोरोमंडल, बंगाल में सादे रंगे हुए पकड़ाई वाले विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था। भारतीय रेशम और मलमल मोटे तौर पर परिष्कृत दोनों प्रकार के यूरोप और साथ ही साथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बाजार में भी पाए जाते थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1614 में अंग्रेज कंपनी ने सूरत से 12,000 कपड़े थान की मांग की, जो 1664 में 75 नहीं 7.5 लाख थान से भी अधिक पहुंच गया, जिसकी मात्रा कंपनी के समस्त व्यापार पर 73% आती गई और 1690 तक कुल व्यापार कपड़े का हिस्सा 83% तक पहुंच गया। तो इस समय यूरोप में उच्च वर्गों के बीच बंगाल के मलमल और कोरोमंडल के छींटधारे कपड़ों की मांग विशेष रूप से बढ़ गई और इस बढ़ते हुए आयात से अंग्रेज उत्पादक घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंधन लगाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने 1700 और 1721 में 1735 में विभिन्न संरक्षणवादी विनियमित पारित करके यूरोपीय बाजार में कच्चे रेशम की भी मांग बढ़ गई। अब इस पर जो है पाबंदी लगा दिया। फ्रांसीसी और अंग्रेजी द्वारा सॉल्टी पीटर, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, बेतहाशा मांग की। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता था सोरा, भारी वस्तुओं होने के कारण का उपयोग जहाज़ों को संतुलित करने के लिए भी किया जाता था। पटना सोरे के व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसी प्रकार नील भी आयात की एक अन्य वस्तु थी जिसका उपयोग कपड़ों के रंगने के लिए किया जाता था, और क्योंकि यह यूरोप में नील के रंग के लिए प्रयोग होने वाला परंपरागत पौधे की पत्तियों की तुलना में सस्ता और प्रयोग करने में थोड़ा आसानी था। तो अन्य यूरोप शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सफल क्यों रहा? तो पहली बात जो मैं नीचे आपके लिए पढ़ाया वो पहले थोड़ा समझा दूँ। देखो, इसमें 2-3 बातें याद रखना। पहली बात है आपको कि जब अंग्रेज भारत से व्यापार करने के लिए आया तो अंग्रेज़ों के पास कोई ऐसी वस्तु थी नहीं कि जिसके बदले में भारत के साथ ये व्यापार कर पाता। तो अंग्रेज़ों ने क्या तरकीब ढूंढा? अब 1700 तक स्थिति ऐसी हुई कि सोना और चांदी जो है यूरोप से जो है सिक्के बनने शुरू हो गए और उस सोना और चांदी के सिक्के के बदले जो है इन लोगों ने तिजारत करना भारत से शुरू कर दिया। लेकिन ये सोना और चांदी के सिक्के की तिजारत कुछ ही सालों में अंग्रेज़ों को पता चल गया कि इस तिजारत से हमारा फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। हमें भारत से अगर व्यापार करना है तो बदले में हमें भी अपने कोई किसी वस्तु को बेचना होगा और कोई और मीडियम खोजना होगा। तो भारत से क्या बेचेगा, क्या लेगा? तो इस तौर पर जो है अंग्रेज़ों ने कई सारे विकल्प टाइम टू टाइम खोजते रहे और उसको विकल्प जो है मिलता चला गया। पहला विकल्प मिला कि चाइना से जो है ये लोग अफ़ीम बेचा करते थे। तो इससे भी चाइना से एक बार अफ़ीम इतना ज़्यादा इसका बढ़ गया, यानी कि खेती तो भारत में ही करते थे, अफ़ीम की करवाते थे और उस अफ़ीम को जा कर के बेचते थे कहाँ? चाइना में। और चाइना से जो अफ़ीम बेचता था वो काफ़ी बड़ी तादाद में शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो है भारत में व्यापार करने के लिए जो है इस सोने चांदी का उपयोग ये लोग जो है फिर करने लगे। नेक्स्ट, ये लोग काफ़ी सारी टेरिटरी कब्जा कर रहे थे और टेरिटरी कब्जा करने के बाद वहाँ पर चुंगी वसूली करना और बाकी जो है सी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो एक्टिविटी जो कर रही थी। और ख़ास तौर से जब बंगाल विजय हुआ तो बंगाल विजय हो जाने के बाद जो सारा धन जो पहले यूरोप से मंगाया जाता था माल खरीदने के लिए, वो सब बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। अब जो भी बंगाल के जो भी खजाने थे उसका खाली होना शुरू हो गया। इनको अब माल खरीदने के लिए कोई यूरोप से पैसा नहीं मंगाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी सारी पैसा जो है बंगाल के नवाब के जेब से ही निकालते थे और फिर उसी से कीमत अदा कर करके ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये चीज़ हुआ। अब बात हम करेंगे कि ये प्रकृति थी, तो अन्य यूरोपीय शक्तियों की तुलना में अंग्रेज सफल क्यों रहा? ठीक है, अंग्रेज सफल रहा, इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण समझिए कि व्यापारिक कंपनी की संरचना प्रकृति की। कंपनी जो था व्यापारिक था और प्राइवेट था। कंपनी पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था। जब एक व्यक्ति को हम कहेंगे कि ये आपका है, आप जिस प्रकार से चाहो इसको आगे बढ़ाओ और जिस प्रकार से चाहो तो आप इसको नाकाम कर दो, फेल कर दो, तो व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है जब ये पता होता है कि जब हम काम करेंगे तो ये हमारा खुद का फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो खुद का नुकसान होगा। तो कंपनी की बात कुछ इसी तरीके की थी। कंपनी खुद के ऊपर जो है ये ज़्यादा, कंपनी के पास जो है ज़्यादा था, इंसेंटिव ज़्यादा था कंपनी के पास। ठीक है, और नेक्स्ट जो बात करेंगे कि कंपनी की जो सेना थी, नौसैन्य, ये काफ़ी सर्वोच्च था। काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई, बड़े बड़े जो है अच्छे पुर्तगाली आए, डच आ गए, फ्रांसीसी आया, लेकिन कोई भी इनके नौसेना के सामने टिक नहीं पाया। औद्योगिक क्रांति हो गई थी, कई नई सारे कपड़ा, धातु, कर्म, भाप, शक्ति, ये सब जो है खोज जो है अंग्रेज़ों ने बहुत जल्दी कर ली। भाप इंजन का पता लगा लिया और औद्योगिक क्रांति जो मशीनों का जो फिर जो है एक होड़ चली गई। तो ये काफ़ी जो है सफल रहा अंग्रेज़ों का, ये जो है फिर ये चीज़ें जो है काफ़ी आगे रास्ता दिखा दिया। सैन्य कौशल और अनुशासन बाकी सबसे काफ़ी अच्छा था। अस्थायी सरकार थी इनकी, है कि नहीं? और 1688 और गौरवमयी क्रांति का बात सहित तो ये चीज़ें थी। मतलब उतना डीपली
में अपना जाओ तो ठीक है, अगर जाना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मोटा मोटी ये चीज़ें याद रखना कि अंग्रेज क्यों सफल हो गया। ये सफल होने का यही कारण था। और नेक्स्ट देखिए, धर्म के प्रति न्यून उत्साह, ये हम बात कर रहे थे, जो भी आ रहा था धर्म को लेकर काफ़ी उत्साह था सबके अंदर, धर्म का प्रचार करेंगे, लेकिन अंग्रेज़ों को वैसा कुछ नहीं था। कहा भैया हमको लाभ से मतलब है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। ऋण बाजार का उपयोग किया, शेयर मार्केट का उपयोग किया, कर्ज लिया करता था, बड़े लोगों को शेयर मार्केट में जो है इंसेंटिवाइज करता था, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा सेना पर अधिक खर्च करता था। अब ब्रिटेन के प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेज द्वारा सेना पर व्यय से तालमेल नहीं बैठ सका, और 1694-1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अन्य में अपने प्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस दिवालिया हो गया। मतलब फ्रांस की जो स्थिति थी वो ठीक थी पहले, लेकिन फिर बाद में जो स्थिति हुई वो ठीक ना रही, और फिर इंग्लैंड के सामने कोई टिक नहीं पाया। तो ये था, ठीक है, फिर आगे हम पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।